चलिए बेटे देखिए, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ में चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चैप्टर 2 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, इजी है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं कर सकते। एक्चुअली इसमें दो टाइप के क्वेश्चन से मिले हैं। एक तो ऑलरेडी हमें क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे और उसको सॉल्व करना रहेगा, जिसकी कुछ मेथड ऑलरेडी हमारे सिलेबस में दी गई है, उस मेथड से सॉल्व करना होगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम के रूप में होगी, यानी कि प्रॉब्लम को लिखी गई होगी। उस प्रॉब्लम को स्टडी करके हमें इक्वेशन पहले फॉर्म करना होगा, देन जाकर के उसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। 9th क्लास में भी आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ के आए थे, याद करो। आप लोग को ऐसा बताया गया होगा 2x + y = 5। ऐसा इक्वेशन 9th क्लास में एक चैप्टर में था, याद आ रहा है क्या? इसमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना था, इसका ग्राफ भी प्लॉट करना था। तो ऑलरेडी ग्राफ में इसका कैसे प्लॉट करना है 9th क्लास में सीख चुके हैं, और दूसरी चीज़ इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है वो भी 9th क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। बट यहाँ पे यही चीज़ यहाँ भी करना है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर बोल रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इस टाइप के दो इक्वेशन होंगे। हर क्वेश्चन में इस टाइप के दो इक्वेशन रहेंगे और उन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables are a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बेटा यही जो है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर कॉन्स्टेंट्स है। वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर कॉन्स्टेंट्स या कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर होगा। अब हम लोग को ये पता करना है कि ये कितने टाइप के इसके सॉल्यूशन मिलेंगे और कितने टाइप के इसके मेथड्स होंगी जिसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तब हम लोग देखें इसे कि मेथड क्या है, कौन कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड टू सॉल्विंग द एबव इक्वेशंस
इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे सिलेबस में कुल कितने इक्वेशंस दिए गए हैं, कुल कितनी मेथड दी है, सॉरी, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे सिलेबस में कुल कितनी मेथड दी गई है। तो इसमें आपको 3 मेथड दी गई है। सबसे पहली मेथड है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड जो दिया गया मेथड उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ये 3 हमारे पास मेथड दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हमें इनको सॉल्व करना रहता है। अब ये क्वेश्चन जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम में ये लिख करके आ जाता है कि आपको दिए गए इक्वेशन को कौन सी मेथड से सॉल्व करनी है। अगर ग्राफिकल दिया गया है तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करनी होगी। ये बोला जाता है कि सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही मेथड लगानी होगी। सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड, तो ये वाली मेथड लगानी होगी। मतलब ये हो गया कि जिस मेथड को वहाँ पे बोला गया होगा उसी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर कोई दूसरी मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो वह क्वेश्चन पे मार्किंग नहीं होगी। मतलब क्वेश्चन तो सही, आंसर तो सही होगा, बट उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बट अगर सिर्फ ये लिखा गया है कि सॉल्व द इक्वेशन, अगर उसमें कोई मेथड पर्टिकुलर आपको नाम सजेस्ट नहीं किया गया है तो आप किसी भी मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो इनको 1 बाय 1 बारी बारी से हम लोग सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड की हेल्प से किस तरह से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं और एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को तीनों मेथड पढ़नी है जो अलग अलग एक्सरसाइज में ये तीनों मेथड दी गई है। अब इसके बाद कुछ इनके सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर इन इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसमें x और y की वैल्यू क्या आएगी वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पे इनके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और कितने टाइप के सॉल्यूशन मिल सकते हैं वो भी हमें चेक करना है। तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम जाते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें जो सबसे पहला सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। मतलब ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जिसमें एक और सिर्फ एक एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। नो सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये तीसरा सॉल्यूशन है। अब इसके बाद अगर इनका ग्राफ ड्रा किया जाए, अच्छा इनकी कंडीशन क्या है, पहले हम कंडीशन समझ लें। इनकी कंडीशन क्या है, कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो ग्राफिकल मेथड से अगर हम देखेंगे तो ग्राफिकल मेथड में कंडीशन कुछ और, यानी कि ग्राफ बनाने में कुछ और मिलेगा। लेकिन अगर थ्योरेटिकल मेथड से देखें तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिलेगी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1/a2 और b1/b2 या a1 b1 है क्या, तो अभी हमने इक्वेशन जो लिखा था उसमें देखा था कि इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 क्या है बेटा,
A1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, B1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, C1 क्या है इसे कांस्टेंट टर्म। A2 दूसरे इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, B2 दूसरे इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y और C2 दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि वो उसमें यूनिक सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन में यदि A1 अपान में A2 B1 अपान में B2 इक्वल आ जाए बट C1 अपान में C2 मैं इनके कांस्टेंट का रेशियो अगर ये इक्वल नहीं आता है ये कहा जाए कि नो सॉल्यूशन, मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा है अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, यानी कि A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, अगर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो हम कहें कि यह इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, देखो यहाँ पे A1 अपान A2 जैसे अगर इक्वेशन ऐसा दिया गया है, अच्छा इस इक्वेशन को मैं उसमें एक ऐसे सिंपल इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मान लो कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 9x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 1, ये ऐसा दिया गया है। तो देखो बेटा इसमें जो A1 है, A1 2 है, ये A1 है, B1 क्या है तो ये 3 है, और ये जो है C1 है, A2 जो है 9 है, B2 जो है माइनस का 2 है और C2 जो है माइनस का 1 है। बट इनको कंपेयर करते समय चाहो तो आप इन दोनों को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करके कंपेयर कर सकते हो। जैसे इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो C1 माइनस 5 बन जाएगा और C2 प्लस का 1 बन जाएगा। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और यहाँ पे A1 अपान A2 अगर करें तो देखो बेटा A1 अपान A2 किसके बराबर मिलेगा? A1 अपान A2 तो 2 अपान 9। अच्छा B1 अपान B2 अगर निकाले तो 3 अपान माइनस टू। तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या आपस में? ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब लिख सकते हो A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2। तो देखो ये कंडीशन मिल गई। अगर ऐसा मिलता है तो हम कहें कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर। ओके, अब यहाँ पे दूसरा एक कंडीशन लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे इसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे ले लिया जैसे 4y और यहाँ पे हमने ले लिया मान लो कि 36, ऐसा ले लिया। तो देखो बेटा A1 अपान A2 ये तो 2 अपान 9 ही रहेगा। एक मिनट, इसको 8 कर देता हूँ 8, और B1 अपान B2 क्या हो जाएगा? तो B1 हो गया 8 और B2 कितना हो गया 36। अब इसको काट दो बेटा, अगर इसको काटते हो तो 4 2 जा 8, 4 9 जा, यानी कि 2 अपान 9, ये ऐसा मिल गया 2 अपान 9। देखो ये भी 2 अपान 9 आ गया, 2 अपान 9 आ गया, मतलब A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये दोनों बराबर मिल गए। जब इक्वल आ जाते हैं तो हम C1 अपान C2 को कंपेयर करेंगे। तो C1 अपान अगर C2 मैं निकालूं तब यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 अपान माइनस 9, 5 अपान माइनस 9 यानी कि माइनस का 5। तो देखो बेटा यहाँ क्या मिला, देयरफॉर 2 अपान 9 ये वाला इक्वल टू 2 अपान 9 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 5 है, ये बराबर नहीं है। तो देयरफॉर A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो देखो बेटा ये वाला कंडीशन मिल गया। आया क्या समझ में? ठीक है, तो ये ऐसा मिल गया। अब यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तब हम कहें कि नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी, उसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तीनों ही इक्वल है। तो जब तीनों इक्वल है तो मान लो कि मैंने यहाँ बना दिया आपको, जैसे ये 2 और यहाँ पे भी हमने लिख दिया, मान लो कि 9 लिख दिया, 2 अपान 9। तो C1 अपान C2 क्या मिल गया? C1 अपान C2 की जगह पे मैं लिखता हूँ
2/9, तो ये क्या हो गया, ये तीनों ही बराबर हो गए, 2/9, यहाँ भी ये बराबर हो गया। तो अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तब हम कहें कि यह इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब उसमें एक्स और वाई की वैल्यू इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट है तो भी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्व जो इक्वेशन होगा वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाली ही कंडीशन में होगा, बाकी किसी दूसरी कंडीशन में ये नहीं सॉल्व होगा इक्वेशन। ये इस टाइप का इक्वेशन सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में ही सॉल्व होता है, नो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन नहीं, इसलिए सॉल्व नहीं होगा। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसलिए उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया बेटा ये? ओके सर। ओके, अब इसकी अगली टेबल में ये रफ मैं कर देता हूँ। इसकी अगली टेबल में अगर इनका ग्राफ प्लॉट किया जाए, इनका ग्राफ प्लॉट किया जाए, अगर यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ कुछ मिलेगा। जैसे ये पहली लाइन का ग्राफ है, दूसरी लाइन का ग्राफ, मतलब दोनों लाइन का ग्राफ कहीं न कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। शो चाहे कहीं भी कट करे, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगी। अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है तो वह यूनिक सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन में ये जो लाइन्स है दोनों, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, मतलब चाहे उनको कितनी भी बड़ी आगे पीछे बढ़ा लो, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इनको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और तीसरे वाले का यदि ग्राफ ड्रा करेंगे तो यह ग्राफ जो है दोनों लाइन का एक ही लाइन मिलेगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब दोनों लाइन जितने पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगी उतने सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे इसमें एक पॉइंट पर कट कर रही है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है, इसमें कट नहीं कर रही है तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन है। और इसमें दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, मतलब कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका नाम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया बेटा? यस ठीक है। अब इसकी अगली टेबल में हम लोग देखेंगे, अगली टेबल में इसका जो नाम है इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे देख रहे हो तो जब दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, जब नहीं कट कर रही हैं यानी कि पैरेलल लाइन बोलेंगे, और एक ही दोनों का ग्राफ एक ही मिलता है यानी कि एक ही लाइन हमें फाइंड आउट होती है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई हैं। ठीक है बेटा? अब अगले में अगली टेबल एक और है इसकी, जिसमें इन यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, जिसमें नो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और जिसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है अगेन उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इसका मतलब समझना, जिसमें जिसमें सॉल्यूशन है, जैसे इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है बेटा? तो ये टेबल आपको लर्न कर लेनी है, यदि हम कैसे भी करके इसको आपको याद कर लेना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला फिर से समझाइए। हाँ, कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर यदि उनमें से सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वह यूनिक मिले या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिले, तो दोनों इक्वेशन में कंसिस्टेंट होगा। और जिसमें सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, जैसे बीच वाले में नो सॉल्यूशन लिखा है, जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। आगे समझ में? ठीक है, तो बेटा इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इस टेबल को लर्न करनी है आपको।
ओके, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। रब कर दूं? हाँ सर। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज का इंस्ट्रक्शन जो है 3.1 में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। जो नीचे इक्वेशन दिया गया है उसको ग्राफिकली हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, और साथ ही साथ उसकी ग्राफिकली में ग्राफ मेथड से उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करके बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. एक मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10th के 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वह बॉयज के नंबर से 4 ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर दोनों ही स्टूडेंट यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिलकर के अगर 10 हैं तो हमें बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन दैट मैथमेटिक्स क्विज। आ गया बेटा समझ में क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो एक्सरसाइज है आपकी 3.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पार्टिसिपेट या took part in mathematics quiz इक्वल टू 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 है। सिंस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो इसको हमें कैसे पहले इक्वेशन बनाना है वो समझ लें। अगर टोटल स्टूडेंट 10 हैं, गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो गर्ल्स और बॉयज इन दोनों की संख्या को हम 2 वेरिएबल में कंसीडर कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। हमने सपोज कर लिया कि गर्ल्स की संख्या x है जबकि बॉयज की संख्या y है। अब ये गर्ल्स और बॉय दोनों मिलकर कुल कितने हैं बेटा? 10। टोटल स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बेटा इतनी बात? हाँ सर। ठीक है,
तो गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलकर के 10 है, तो हमने एक इक्वेशन बना दिया x + y = 10 एंड अब दूसरे कंडीशन के लिए बेटा यहाँ पे देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x, ये हमने मान रखा है, इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज की संख्या से 4 ज़्यादा, तो x इक्वल टू y + 4। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ये गर्ल्स की संख्या है, ये बॉयज की संख्या है, गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो हमने x इक्वल टू y + 4 लिख दिया, या x माइनस y को मैं इधर कर दूं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, इसको मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। तो ये दोनों जो इक्वेशन मैंने बनाया इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको मैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसको मैंने इक्वेशन के रूप में बना दिया, x + y = 10 एंड x - y = 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है और साथ ही साथ उस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे। तो 9th क्लास में आपको बताया गया होगा, और नहीं बताया गया तो मैं आज बता रहा हूँ, ये जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स होते हैं, ये सारे के सारे इक्वेशन किसी न किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होते हैं। इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हमें एक ही यानी कि सेम ग्राफ पे प्लॉट करना है। आप एक ग्राफ पेपर पे बनाना, सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। अब आप जानते हो कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जैसे मान लो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस पे कम से कम 2 पॉइंट आपको ले लेना है। तो देखिए बेटा कैसे पॉइंट लेंगे, फ्रॉम 1, पहले इक्वेशन से यदि इस इक्वेशन में मैं x को 0 मान लेता हूँ, x y, अगर मैं इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 रख देता हूँ तो y कितना मिलेगा बेटा, बता दो जल्दी से। अगर इसमें x के प्लेस पे 0 रख दिया जाए तो y कितना मिलेगा? 0 सर, 4। अरे ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, x + y = 10 है। अगर x के प्लेस पे मैं 0 रख देता हूँ तो 0 + y = 10, तो y = कितना मिला बेटा? 10। y = 10, यहाँ y के नीचे 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में यदि मैं y की जगह पे 0 रख देता हूँ, y की जगह पे 0, तब x = कितना मिलेगा? 10। तब यहाँ पे x के प्लेस पे 10 लिख दिया। मतलब इस लाइन पर मैंने 2 पॉइंट निकाल दिया। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 10, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 10, 0, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे वाले इक्वेशन से भी हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो फ्रॉम टू यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट चाहिए। x और y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप 0 ही लो। x और y की वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें अपने मन से रखनी है और दूसरे वेरिएबल को कैलकुलेट करना है। अगर आप इसमें x = 0 कर देते हो, इसमें सिंपल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर 0 कर देंगे तो सीधे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप इसमें x को 0 करते हो तो y = क्या मिलेगा बेटा? 10। अरे दूसरे इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में आ जाओ बेटा। 4। नहीं, आप देखो इस इक्वेशन में अगर x के प्लेस पे 0 रखा, -y = 4, तो y = क्या मिलेगा? ये माइनस साइन इधर चल जाएगा ना, -4, गुड। तो ये हो जाएगा -4। और यदि y को 0 कर देते हो इसमें, तब क्या मिलेगा? x
-4। नहीं हाँ -4। नहीं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब आपने 4 y को, हाँ 4 आएगा तो x इक्वल टू 4 होगा, तो x इक्वल टू 4। अगर ऐसे जो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, आप यहाँ पे ऑलरेडी फेयर में भी करके रख सकते हो। फेयर में नहीं करते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये फेयर में करके भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये जो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आप यहाँ पे रख करके छोड़ सकते हो, बाद में ये टेबल बना देना। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अब बेटा ये दूसरे लाइन पे भी हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, एक 0,-4, दूसरा 4,0, और यहाँ पे भी हमने ले लिया 0,10 और 10,0। अब इन दोनों को हमें यही ग्राफ पे प्लॉट करना है। मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करके बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन को जैसा कि आप जानते हो x डैश बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को y डैश बोलते हैं, और जहाँ पे दोनों एक लाइन दूसरे को कट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि x एक्सिस पर ओरिजिन से राइट साइड जब जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, जब लेफ्ट साइड आते हैं तो निगेटिव होता है। y एक्सिस पर जब 0 से अपवर्ड डायरेक्शन जाते हैं तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो निगेटिव। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ले रहा हूँ 0,10, यानी x एक्सिस पर 0 बट y पे 10 यूनिट जानी है, तो इस पे 10 चले जाओ बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 0,10 है, इस पॉइंट का जो डार्क किया गया है। दूसरा x पे 10 और y पे 0, तो y पे तो 0 ही रह गए, x पे 10 चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10,0 आ जाएगा। और स्केल लगानी है इसको और इसको, और स्केल से इस तरह से दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह से एक ड्रा कर देनी है। और इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना है। ये किसका है तो पहले का, तो x + y = 10, इस लाइन के ऊपर लिख देंगे x + y = 10। आया बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, अब इस वाले को भी हमें इसी पर रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे 0,-4 बता रहे हो, तो 0 x एक्सिस पे ये हो गया, और y पे -4 जाओगे तो -4 तो नीचे आएंगे, तो -1 -2 -3 -4, मतलब 0,-4 ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। 4,0 x पे 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये 0, तो 1 2 3 4 ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट मिल गया 4,0। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ये मैं डॉटेड बता रहा हूँ कि अलग अलग दिखे आपको, बट आप पेंसिल से रेगुलर आप खींच लोगे इसको। ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी बेटा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस लाइन के ऊपर लिखेंगे जैसे दूसरा वाला इक्वेशन x - y = 10, x - y = 4। ये दूसरा इक्वेशन इस लाइन पर हमने लिख दिया। ये हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब इन दोनों को पहले मैंने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया, यानी इक्वेशन बनाया, फिर इन इक्वेशंस को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ये आपको ग्राफ पेपर पे बना के देखना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो भी आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना रहेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि इस मेथड से अब आप बताइए कि x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन द मैथमेटिक्स फील्ड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन द मैथमेटिक्स फील्ड। तो अब क्या करना है, जो यहाँ पे जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम जैसे P हमने लिख दिया, और P से मैंने नीचे की तरफ इस तरह से परपेंडिकुलर डाला, और इधर भी हमने परपेंडिकुलर डाल दिया,
P से y एक्सिस पर, y एक्सिस और x एक्सिस पर दोनों तरफ परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब इसमें तीनों की x पर कितनी डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 7, और दूसरा y पे 1 2 3 और y पे हो गया 3, तो 7,3, मतलब ये है कि यहाँ पे x इक्वल टू मिल गया 7 और y इक्वल टू मिल गया 3। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपने क्या मान रखा है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, मतलब जो x की वैल्यू आई यही है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स की संख्या है, और जो 3 है वह नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज, ये बॉयज की संख्या है। अब आप चेक कर सकते हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों मिलकर के क्या 10 हो रहे हैं, क्योंकि 10 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट किए थे, तो 7 + 3 10 हो गया। पहली कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन बोल रहा था कि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो गर्ल्स की संख्या 7 है और बॉयज की संख्या 3 है, तो 7 जो है 3 से 4 ज़्यादा है, यानी कि गर्ल्स जो है बॉयज से 4 मोर है। तो ये दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आया समझ में? हाँ सर। ओके, हो गया? हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। रफ कर दूं ना? हाँ सर। रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो बेटा। सेकंड पार्ट में दिया गया है 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, where 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. ये कर रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत ₹46 है। फाइंड करना है 1 पेंसिल और 1 पेन की कीमत कितनी होगी, ये फाइंड करके बताना है बेटा। मैं मान लेता हूँ कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹X, पेंसिल लिख लो पहले। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X एंड 1 पेन ₹Y, ये हमने सपोज कर लिया। एक पेंसिल की कीमत को मैंने मान लिया ₹X है और एक पेन की कीमत को मान लिया ₹Y है। अब इसमें दे रखा है सिंस कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इज इक्वल टू ₹50। ये कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत ₹50 है। अब बता दो बेटा आप में से कि अगर एक पेंसिल की कीमत X है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा? एक पेंसिल की कीमत अगर ₹100 है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 5x। हैं? 5x।
5x. गुड। देयरफॉर 5x प्लस अगर एक पेन की कीमत y है तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 7y, और इस तरह से ये दोनों ही मिल करके टोटल रुपया कितना हो जाता है 50। एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। Yes, sir. ओके, एंड अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है एंड कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स इक्वल टू ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपीज़ है। देयरफॉर अब बता दो बेटा कितना होगा। 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x, तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 7x प्लस 1 पेन की कीमत y, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 5y इक्वल टू, इस तरह से टोटल रुपये कितना हो रहा है 46। ये इक्वेशन 2, ये हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर लिया, अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों का ग्राफ बनाना है, ठीक है, इन दोनों का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जैसे मैं पहले बताया था कि आप x और y की कोई भी वैल्यू अपने मन से आप इस पर रख करके एक वेरिएबल की रखनी है, दूसरे वेरिएबल की कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जैसे फ्रॉम 1 पहले वाले इक्वेशन से फ्रॉम 1 एक्स वाई, यहाँ पे देखो बेटा, अगर आप y के प्लेस पे 0 कर देते हो, y के प्लेस पे 0 कर देते हो, तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा। देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ 5x प्लस 7 इंटू y के प्लेस पे 0 इक्वल टू हो गया 50। तो ये तो दोनों 0 हो गया, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, तो x इक्वल टू 50/5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10। क्लियर है बेटा। अगर y के प्लेस पे मैं 0 रख दूं, y के प्लेस पे 0, तब x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा, अब देखो अगर मैं x के प्लेस पे 0 रखता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 50/7, ये कटेगा नहीं, मतलब ग्राफ तो बन सकता है लेकिन एक्चुअल में 50/7 कोई इंटीजर नहीं आ रहा है या कोई परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। अगर मैं y के प्लेस पे या x के प्लेस पे, अगर x के प्लेस पे मैं 7 रख दूँ, नहीं बेटा एक मिनट, अगर x के प्लेस पे 5 मैं रख देता हूँ, कोई भी नंबर रख सकते हो, निगेटिव पॉजिटिव 0 जो आपकी मर्जी हो, हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से अलग अलग रख सकता है। इस तरह से कैलकुलेट करना है, उनका ग्राफ एक ही टाइप से आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं इसमें 5x के प्लेस पे 5 रखता हूँ तो देखो बेटा क्या होगा 5 इंटू x के प्लेस पे 5, लेकिन 5 पे नहीं मिलेगा, ये 25 आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, x के प्लेस पे आप 3 रखो बेटा, x के प्लेस पे 3, तो अगर मैं 3 रखता हूँ तब ये हो जाएगा प्लस 7y इक्वल टू 50। तो देखो 5 3 जा 15, ये 15 होगा, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 35/7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। ओके सर। ठीक है, तो अगर x के प्लेस पे 3 रखें तो y इक्वल टू हमें 5 मिल रहा है। तो ये पॉइंट का तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ये हटा देता हूँ। इसी तरह से अब इसका देखें, अब यहाँ से देखें क्या मिलेगा, फ्रॉम 2, यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि ये 46 है, तो ये ना तो 7 की टेबल में आता है ना ही 5 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम नंबर लेंगे जिससे कि ये कट जाए, या तो डेसिमल में भी आए तो डेसिमल में भी कहीं ना कहीं क्या हो जाए, कट जाए। तो देखो बेटा यहाँ पे कुछ सोच समझ करके थोड़ा सा हम रखेंगे जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। ये x है, ये y है। अगर x के प्लेस पे मैं 3 कर देता हूँ तो देखो बेटा क्या मिलेगा y, देखो यहाँ से
7 इंटू एक्स प्लस पे 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 7 इंटू 3 क्या होगा 21, 21 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 21 इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 25 पान में 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 5 मिल गया। यहाँ पे y के प्लेस में 5 लिख देंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। और यहाँ पे फिर अभी एक पॉइंट और हमें चाहिए, तो उस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करें, अगर x को मैं 0 कर देता हूँ 0, तो देखो बेटा क्या मिलेगा 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू में 46। तो ये तो 0 हो गया। 5y इक्वल टू क्या मिलेगा 46 अपान में 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 मतलब 9.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 9.2 लिख देता हूँ। डेसिमल में भी ले सकते हो। जब आप ग्राफ पेपर को बनाओगे तो ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना बिल्कुल इजी रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ये डेसिमल वाले भी बहुत आसानी से बना सकते हो। अब देखो अब इसको सॉल्व करके हम लोगों को क्या करना है, ये तो हमने इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन से उस पर पॉइंट भी ले लिया। अब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करके देखें क्या आएगा। इसका एक्यूरेट आंसर ग्राफ पेपर पे ही आता है, बट अब यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर पे आपको शो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस पर बता रहा हूँ। लेकिन आप इसको हमेशा ग्राफ पेपर पे ही बनाना, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स डैश वाई डैश एंड ओरिजिन। फर्स्ट वाले चलते हैं बेटा 10, 0। तो एक्स पे 10 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाला जो पॉइंट मिला है आपको 10, 0 का मिल गया, 10, 0। दूसरा 3, 5 मतलब एक्स पे 3 जाना है, तो एक्स पे 3 ये हो गया 1 2 3 और वाई पे 5 जाना है 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट आपको मिला 3, 5 का 3, 5 और इधर 1 2 3 ये वाला पॉइंट था 3, 0। एक मिनट सॉरी एक मिनट। तो ये 3 है और ये 5 है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे बेटा ऐसे सीधे ऊपर लेके जाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे, तो ये जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट मिलेगा आपको 3, 5। तो ये मैं रख कर देता हूँ, ये ऐसा ये पॉइंट 3, 5 मिला और इसको स्केल लगा करके इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया बेटा, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और इस लाइन के ऊपर लिखेंगे ये वाला इक्वेशन फर्स्ट 5x + 7y = 50। यहाँ लिख देता हूँ 5x + 7y = 50, ये आ गया। अब दूसरा 3, 5। तो देखो बेटा 3, 5 तो यही पॉइंट है, यही वाला पॉइंट दिख गया ऑलरेडी। और 0, 9.2 तो y पे 9.2 जाना है, x पे 0 तो इस पे 9 चले जाओ बेटा 9.2। तो 1 2 3 4 5 मान लीजिए कि ये 6 है 7 8 9 और ये मिला 10, तो 9.2 तो कहीं यहीं बीच में आ जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, 9.2 ये वाला पॉइंट। इसको और इसको मिलाते हुए इस तरह से डॉटेड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और ये लाइन इस तरह से ये निकल जाएगी, ये लाइन आ गई। इस लाइन के ऊपर लिखेंगे दूसरा इक्वेशन 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46 ये लाइन पे। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं बेटा ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम हमने P दे दिया और इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें मिल रहा है 3, 5। देखो अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये 3 पे आ रहा है और इधर परपेंडिकुलर डालें तो ये 5 पे आ रहा है, तो 3, 5। तो देयरफॉर x = 3 हो गया और y = 5 हो गया, ठीक है। x हमने क्या मान रखा है, x क्या है
तो 1 पेंसिल की कॉस्ट है और y क्या है तो 1 पेन की कॉस्ट है, तो लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू रूपी एक्स इक्वल टू रूपी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रूपी वाई इक्वल टू रूपी और वाई इक्वल टू कितना आ गया 5 और यही आंसर हो जाएगा। आया बेटा समझ में आपको? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन थे, तो मतलब इसके 2 पार्ट थे, ये दोनों पार्ट हो गया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 7 क्वेश्चन है। चलिए बेटा इसको ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, बाकी अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3.1 का 7 क्वेश्चन है, मतलब 6 क्वेश्चन और बचे हुए। 6 क्वेश्चन कल कंप्लीट हो जाएंगे, कल की क्लास में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। कल कितने बजे रहेगी क्लास? कल कितने बजे रहेगी क्लास? आप 1 सेकंड का